Okay, so class 8th, now we will proceed with the flame topic. और हमने ये देखा था कि जब कोई लिक्विड फ्यूल या गैशियस फ्यूल या सॉलिड फ्यूल भी जब तक वेपर्स बनाता रहेगा, क्योंकि जो वेपर्स होते हैं या गैशियस कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है, तो वो जब वो बर्न करता है तो उसके जब वो कंबशन करता है तो वो जो जितने एरिया में कंबशन हो रहा होता है उसका, वो फ्लेम बनाता है। ठीक है, ये हमने कल देखा था। लेकिन अगर हम देखें कि फ्लेम के बारे में, तो दो तीन चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। एक तो टाइप्स ऑफ फ्लेम। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लेम। ठीक है, दो तरह की फ्लेम होती है। एक होती है ल्यूमिनस और एक होती है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस फ्लेम होती है और नॉन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है। ल्यूमिनस फ्लेम की अगर हम बात करें कि क्या होता है, या नॉन ल्यूमिनस की बात करें, तो देखो ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस आपने लोअर क्लासेस में ये टर्म पढ़ा है। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी लाइट खुद की नहीं होती है। लेकिन फ्लेम के सेंस में अगर हम देखें कि ल्यूमिनस फ्लेम किसको कहते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ल्यूमिनस फ्लेम वो फ्लेम होती है जो बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करे। ठीक है, द फ्लेम which produces more light, very appreciable amount of light. ठीक है, the flame which produces appreciable amount of light, यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज ल्यूमिनस फ्लेम। और अगर नॉन ल्यूमिनस की बात करें, द फ्लेम which produces the flame which produces very little light, very little light. ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, अब एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ लाइट या फिर लिटिल लाइट का मतलब क्या हुआ? जैसे आप देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो आपका लैंप होता है, ठीक है, और आपके जो स्टोव होता है, या फिर आप कह सकते हैं जो गैस का चूल्हा होता है, ठीक है, गैस स्टोव जो होता है। अब लैंप में आपको कैसी लाइट दिख रही होती है? येलो कलर की। और गैस स्टोव पे जो फ्लेम निकल रही होती है वो किस कलर की होती है? ब्लू। अच्छा ये बताओ, अगर आपको स्टडी करना है तो किस फ्लेम पे आप स्टडी करना चाहोगे? बताओ, किस फ्लेम पे स्टडी करना चाहोगे? अगर आपको स्टडी करना है, उसके प्रेजेंस में आपको रोशनी चाहिए, तो आमतौर से क्या होता है कि किस फ्लेम में स्टडी करते हैं? यस, बताइए, किस फ्लेम में स्टडी करते हैं? इस कलर की फ्लेम में या ब्लू कलर की? यानी कि आपको पढ़ना होता है, लाइट नहीं है, तो घर का जो चूल्हा होता है वो जलाते हैं और बैठ के पढ़ते हैं, किचन पूरी रोशनी हो जाती है। क्यों भाई? यस, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, यस, दैट इज अ येलो फ्लेम। क्यों? क्योंकि ये ल्यूमिनस फ्लेम है, ये लाइट प्रोड्यूस कर रही है, और हमें स्टडी करते वक्त लाइट चाहिए, तो इस ब्लू फ्लेम से लाइट नहीं निकल रही है। ठीक है, ब्लू फ्लेम से लाइट नहीं निकल रही है। अगर निकल भी रही है तो बहुत कम, ना के बराबर,
जिस जो सफिशिएंट नहीं है कि हम उसमें स्टडी कर सके या हमें कुछ दिखे। क्योंकि अगर आप किचन में सारी लाइट ऑफ कर दो और आप गैस का चूल्हा जलाओ तो जो ब्लू फ्लेम निकलती है आप देखोगे बहुत ज्यादा रोशनी नहीं हो जाती है किचन में, एकदम ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी फ्लेम जो होती है वो नॉन ल्यूमिनस होती है। सो द फ्लेम विच प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल लाइट, जिसमें बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस ना हो, तो ऐसी फ्लेम को क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। और वो फ्लेम जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट निकलती है, तो ऐसी फ्लेम को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस फ्लेम। इज दैट क्लियर? तो ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस बेटा समझ में आ गया? तो येलो फ्लेम क्या है? ल्यूमिनस। ब्लू फ्लेम क्या है? नॉन ल्यूमिनस। ठीक है। अब इसके आगे बात बढ़ाते हैं कि भाई ठीक है, जो हमने ये देखा येलो फ्लेम है, ब्लू फ्लेम है, तो ये ऐसा होता है क्यों है? इस टाइप की फ्लेम अलग अलग क्यों प्रोड्यूस हो रही है? यानी येलो फ्लेम क्यों प्रोड्यूस हो रही है और ब्लू फ्लेम क्यों प्रोड्यूस हो रही है, इसको देखते हैं। ठीक है। और इसका आंसर छुपा हुआ है जो कंबशन हमने स्टडी किया था उसमें। ठीक है। हमने दो टाइप के कंबशन स्टडी किया था, रैपिड एंड स्लो, और दूसरा टाइप स्टडी किया था इनकंप्लीट एंड कंप्लीट। तो व्हाई येलो फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड एंड व्हाई ब्लू फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड? तो इसका आंसर है कंबशन में। देखो, जब भी इनकंप्लीट कंबशन होगा, इनकंप्लीट कंबशन किसको कहेंगे? इनकंप्लीट कंबशन कहेंगे इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस होती है? येलो फ्लेम। जब भी इनकंप्लीट कंबशन होगा तो क्या होगा? येलो फ्लेम प्रोड्यूस होगी। और जब कंप्लीट कंबशन होगा, यानी कि जो फ्यूल है वो 100%, उसके लिए जो ऑक्सीजन है वो रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है वो प्रेजेंट है, तो जब कंबशन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट कंबशन। और कंप्लीट कंबशन में कैसी प्रोड्यूस होती है? ब्लू फ्लेम। और इनकंप्लीट कंबशन में कैसी प्रोड्यूस होती है? येलो फ्लेम। तो इसका मतलब जो हमारी लैंप है, ठीक है, उसमें जो येलो फ्लेम है, येलो फ्लेम कैसी है? क्या प्रोड्यूस हो रही है? येलो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। येलो फ्लेम कैसी फ्लेम होती है? ल्यूमिनस फ्लेम होती है। तो ये क्यों प्रोड्यूस हो रही है? बिकॉज ऑफ इनकंप्लीट कंबशन। दैट इज द आंसर, इनकंप्लीट कंबशन। और अगर हम देखें हमारे गैस स्टोव को, ठीक है, गैस स्टोव को देखें तो इसमें कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है? ब्लू फ्लेम। ठीक है, ब्लू फ्लेम कैसी है? नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, और क्यों ब्लू फ्लेम नॉन ल्यूमिनस है? बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबशन। ठीक है। तो कहीं भी ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, उसका रीजन क्या है? इनकंप्लीट कंबशन। और कहीं भी नॉन ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, उसका रीजन क्या है? कंप्लीट कंबशन। ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए ताकि हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें फिर। चलिए, अब हमारा अगला जो टॉपिक है, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। ठीक है। आई एम चूजिंग अ गुड इमेज ऑफ इट। देखो, अब कैंडल फ्लेम को अगर हम स्टडी करें तो कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि कैंडल के 3 जोन्स होते हैं, कुछ बुक्स में मिलेगा कैंडल के 4 जोन्स होते हैं। तो बर्जीलियस ने बताया था कि कैंडल के क्या होते हैं? कैंडल के 4 जोन्स होते हैं। हालांकि कैंडल आपको जो दिखता है, अगर आप देखें और आज इसको जलाइएगा भी, और मतलब कि लाइट ज्यादा ना हो, ठीक है, कम लाइट में जलाए, लेकिन सेफली अगर आप देखें, और मैं उस इमेज को आपको दिखाऊंगा भी, रियल इमेज और जो है, और एक जिसको कहते हैं कि डिपिक्टेड इमेज बनी होती है। एक इमेज हम ये चूज कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड, पहले हम इसको,
ओके, तो एक फ्लेम हमारी ये यूज हो जाती है, इसको देख लेते हैं। और दूसरी आ, इसको कर लेते हैं एज ए स्केच। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। ओके, नो अगर हम बर्जीलियस की बात करें, दैट इज इन 1822, साइंटिस्ट नेम है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्विज भी खेलना होता है। ठीक है, तो बर्जीलियस की बात करें अगर हम, तो बर्जीलियस ने बताया कि कैंडल के कितने जोन्स होते हैं? 4 जोन्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 जोन्स। 4 जोन्स में कैंडल की फ्लेम डिवाइडेड होती है। ठीक है, एक होता है आउटर मोस्ट जोन, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये पूरा ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट जोन। ठीक है, पहला जोन कैसा होता है? आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन, बहुत ध्यान समझिएगा, कितने जोन्स में उसने डिवाइड किया था? 4 जोन्स में। तो एक जोन होता है आउटर मोस्ट जोन। ये जोन कैसा होता है? नॉन लिमिनस, मतलब कि बहुत कम लाइट। ठीक है, नॉन लिमिनस जोन होता है। क्लियर? दूसरा, किस कलर की फ्लेम होती है? ब्लू फ्लेम। तो रियलिटी में देखो, यह येलो फ्लेम दिखाई दे रही है। जब आप कैंडल फ्लेम को बहुत गौर से देखोगे सेफली, तो यहां पे आपको एक पतली सी एक पतली सी ब्लू कलर की, ये रियल है अभी फिगर आपके सामने, पतली सी ब्लू कलर की जोन आपको एकदम बाहर दिखाई देगी। जब आप गौर से देखोगे दिखाई, क्यों? क्योंकि येलो के सामने वो ब्लू वाली बहुत कम दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि रोशनी जो निकलती है ज्यादा वो येलो फ्लेम से निकलती है। तो ये जो रीजन है आउटर मोस्ट जोन, वो कहलाता है जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। ठीक है, जोन ऑफ आउटर मोस्ट जोन जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, ब्लू फ्लेम होती है, और इसको कहते हैं हम जोन, क्योंकि ब्लू फ्लेम क्यों निकलती है? कंप्लीट कंबशन की वजह से निकलती है, तो हम इसको कहते हैं जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। बेटा असाइनमेंट पे डेट लिखी हुई है, आज आपको सबमिट करना है रात तक। ओके, जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, इज दैट क्लियर? ओके, और ये जो पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का जो हमें बहुत कम दिखाई देता है, क्लियर, तो ये हमारा आउटर मोस्ट जोन है। ठीक है, जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन है, ब्लू फ्लेम निकलती है, ब्लू फ्लेम निकलती है। ठीक है, और दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट, दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। इज दैट क्लियर? तो आउटर मोस्ट जोन जो होता है ये वाला, वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम सेंट्रल या मिडिल जोन। ये जो येलो कलर का जोन आपको दिख रहा है, ये पूरा, ठीक है, ये येलो कलर का जो कि यहां पे दिख रहा है, ल्यूमिनस जोन, सेकेंड। तो ये आउटर मोस्ट जोन हो गया। ठीक है, फर्स्ट। अब आते हैं सेकेंड पे, और सेकेंड होता है हमारा, दैट इज द मिडिल जोन। मिडिल जोन, या फिर जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल जोन। क्या बोलते हैं? सेंट्रल जोन। ये जो जोन होता है ये ल्यूमिनस जोन होता है, क्योंकि वहीं से रोशनी ज्यादा आ रही है, ल्यूमिनस जोन होता है। ठीक है, और उसके बाद किस कलर की फ्लेम निकलती है? येलो फ्लेम। येलो फ्लेम क्यों निकल रही है? बताओ, येलो फ्लेम कब निकलती है? कंप्लीट कंबशन से या इनकंप्लीट कंबशन से? चैट बॉक्स में लिखो, कंप्लीट या इनकंप्लीट, सी या आई, बस इतना लिख दो। येलो फ्लेम किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? कंप्लीट कंबशन या इनकंप्लीट कंबशन?
इनकम्बशन कुछ नहीं होता बेटा, इनकम्प्लीट कंबशन, ये कोई वर्ड नहीं है जो आपने टाइप किया, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन। तो इसका मतलब येलो फ्लेम, यस वेरी गुड, इनकम्प्लीट कंबशन से प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको कहते हैं जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। यानी मिडिल जोन को क्या बोलते हैं? जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये येलो फ्लेम रीजन होता है, और ये क्या होता है? इट इज हैविंग, यानी कि आउटर मोस्ट जोन से थोड़ा सा कम टेम्परेचर, यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर इसका होता है, मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब उसके एतबार से आउटर मोस्ट जोन के कंपैरिजन में, हालांकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इन हंड्रेड्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो मिडिल जोन है, तो कैंडल फ्लेम का जो है वो आपका क्या है? दैट इज द दैट इज द सेकेंड जोन, मिडिल जोन, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल जोन। अब बात करते हैं थर्ड जोन की, ठीक है। इस जोन को हम बोलते हैं डार्क जोन। देखो यहां पे ये वाला, ये डार्क जोन कहलाता है, ये वाला जो यहां पे थर्ड पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये डार्क जोन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पे याद रखिएगा, यहां पे हमने डिस्कस किया कि येलो फ्लेम इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है, तो ये लाइट प्रोड्यूस कौन करता है? यानी अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो लाइट कौन प्रोड्यूस करता है? तो आप आंसर लिखेंगे, यानी कि येलो फ्लेम में लाइट, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ये ग्लो करते हैं, चमकते हैं, तो उसकी वजह से येलो लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये आपका रीजन होगा, लाइट क्यों प्रोड्यूस होती है, येलो लाइट क्यों प्रोड्यूस होती है? बिकॉज ऑफ द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। अब बात करते हैं हमारे थर्ड जोन की, डार्क जोन की। क्लियर? अब जैसे कि आप देखोगे कैंडल फ्लेम में नीचे थोड़ा सा ब्लैकिश ब्लैकिश दिखाई देता है जोन, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? डार्क जोन। मींस दिस इज द जोन ऑफ, डार्क जोन की अगर हम बात करें जो कि थर्ड है, दिस इज द जोन ऑफ नो कंबशन, कोई कंबशन नहीं हो रहा। क्यों? देखो बेटा, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि देखो ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, ऑक्सीजन यहां पे है, इसके आसपास, ठीक है। तो कैंडल फ्लेम का जो रीजन है उसमें क्या जल रहा है? कैंडल फ्लेम का जो रीजन है उसमें क्या जल रहा है? वैक्स का वेपर जल रहा है, कंबशन हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन कैंडल फ्लेम के आसपास है, यही तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन जो बाहर की तरफ वैक्स के वेपर है उनको फौरन मिल जा रहे हैं, इसलिए कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ब्लू जोन प्रोड्यूस हो रही है। अंदर वाले जो कार्बन पार्टिकल है उनको पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लेकिन इनसफिशिएंट मिल रही है, इसी वजह से यहां पे क्या हो रहा है? येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। और अंदर की बात करें तो ये वाले वेपर्स जो है वो कंबशन हो रहा है, तो ज्यादातर ऑक्सीजन यहीं पे कंज्यूम हो गया ना। यहाँ पे जो वैक्स के वेपर्स हैं, इस जगह पे जो वैक्स के वेपर है, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल ही नहीं पा रही है। तो जब मिल ही नहीं पा रही है तो कैसा कंबशन होगा? नो कंबशन। इसी वजह से डार्क जोन प्रोड्यूस होता है, यानी कोई लाइट निकलती ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस जोन की बात करें तो नो कंबशन और वेरी लिटिल, अगर पहुंच गया ऑक्सीजन तो थोड़ा सा लिटिल कंबशन होगा, थोड़ा कंबशन होगा, किसमें? डार्क जोन में। डार्क जोन में क्या होगा? देयर विल बी नो कंबशन और लिटिल कंबशन। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन या तो पहुंच ही नहीं पा रही है, या तो बहुत थोड़ी पहुंच रही है, ठीक है, यानी हवा उसको मिल ही नहीं पा रही है, तो वो कंबशन हो नहीं रहा, या तो ना के बराबर हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये जोन किस कलर का दिखाई देता है? द कलर ऑफ ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर का, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डार्क जोन। और सबके कंपैरिजन में, इस जोन के कंपैरिजन में ये जो डार्क जोन होता है, दैट इज व्हाट द लीस्ट हॉट, कम हॉट होता है। अब ये भी नहीं, लीस्ट हॉट का मतलब ये नहीं है कि हम छू सकते हो, आप उसको तब भी नहीं छू सकते, तब भी वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन इन जोन्स के मुकाबले इसका टेम्परेचर क्या होता है? सबसे कम होता है, ठीक है। फिर आता है चौथा जोन जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, देखो ये, ठीक है, और ये भी कैसा जोन है? देखो ब्लू जोन है। कैसा जोन है? ब्लू जोन। क्योंकि जब नीचे की बात करें ना, यहां पे इस एरिया में अगर बात करो, तो देखो नीचे से ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी बहुत मिल पा रही है, तो जितना वैक्स यहां पे है उसके लिए यहां पे ऑक्सीजन जो नीचे से आ रही है वो सफिशियंट है। और जब सफिशियंट होगी तो कैसा कंबशन होगा? कंप्लीट कंबशन। इसी वजह से यहां पे भी देख रहे होगे आप, ब्लू कलर की जोन दिखाई दे रही है।
तो ये जो चौथी जोन होती है ब्लू जोन, यहां पे उसको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नीचे मिल पा रही है, इसी वजह से यहां पे कैसा होता है, दैट इज द ब्लू जोन। ठीक है, ओके तो यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे भी कंप्लीट कंबशन हो रहा है, इज दैट क्लियर। और यहां पे आउटर मोस्ट जोन में कंप्लीट कंबशन ब्लू फ्लेम, मिडिल जोन में इनकंप्लीट कंबशन येलो फ्लेम, फिर आते हैं हम डार्क जोन में नो कंबशन और वेरी लिटिल कंबशन, इसीलिए ब्लैक कलर का दिख रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन चौथे जोन में, जो कि एकदम नीचे लोअर मोस्ट पार्ट होता है। तो यहां पे भी हमारा कंबशन क्या हो रहा है, बहुत ही यानी कि अच्छे तरीके से हो रहा है, सफिशियंट हो रहा है, इस वजह से यहां पे भी कैसी फ्लेम है, दैट इज द ब्लू फ्लेम। इज दैट क्लियर। तो चार जोन्स होते हैं, आउटर मोस्ट जोन, मिडिल जोन, ठीक है, इनर मोस्ट जोन एंड द लोअर मोस्ट जोन, यानी ये चार जोन होता है। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस आउटर मोस्ट जोन, मिडिल जोन ल्यूमिनस, डार्क जोन जो होता है इनर मोस्ट जोन, और ब्लू जोन कैसा होता है, लोअर मोस्ट यानी नीचे की तरफ। इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा, इन चारों जोन्स में कोई कंफ्यूजन हो, थोड़ा बहुत भी? अच्छे से देख लीजिए बेटा, स्क्रीन अभी भी ओपन है, मैं अभी भी बोर्ड हटा नहीं रहा हूं। अच्छे से देख लीजिए किसी पॉइंट पे कि भाई आउटर मोस्ट जोन क्या होती है, नॉन ल्यूमिनस होती है, क्यों ब्लू फ्लेम होती है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन हो पा रहा है। मिडिल जोन येलो फ्लेम जोन होती है, ल्यूमिनस होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो पा रहा है। क्यों डार्क जोन होती है, नो कंबशन या लिटिल कंबशन, और सबसे कम टेम्परेचर इन तीनों में इसी का होता है। ठीक है, और लोअर मोस्ट जोन ब्लू जोन होती है, क्यों, क्योंकि यहां पे भी कंप्लीट कंबशन हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम एक क्वेश्चन पे। अ, चलो अब मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक स्टोव आता था पहले, आई डोंट नो आपने देखा नहीं है उसको, हम लोगों ने उसको देखा है, तो आई एम जस्ट सर्चिंग ऑन द इंटरनेट so that I can make you visible. Yes. ओके, अब यहां पे आपके सामने मैंने एक स्टोव रखा है। ठीक है, ये पहले स्टोव आएगा, आज भी आता है, गांव में यूज होता है। ठीक है, इसको केरोसिन स्टोव कहते हैं। ठीक है, केरोसिन स्टोव कहते हैं, इसमें फ्यूल केरोसिन यूज होता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब इस स्टोव को जलाया जाता है बेसिकली, तो इसकी एक विग होती है, नीचे टैंक में केरोसिन फिल होता है। ठीक है, मिट्टी का तेल जिसको आप बोलते हैं केरोसिन, और यहाँ पे एक जैसे विक टाइप का होता है, या फिर जो है जो इस केरोसिन को डिप करता है। ठीक, केरोसिन में डिप होता है। तो पहले ही जब हम इसको, इसके बर्नर को जैसे जलाते हैं, तो आपको देखो ये येलो कलर का फ्लेम दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे अभी मिक्स दिख रहा है, ब्लू भी है येलो भी है। शुरू में जब आप जलाते हैं तो येलो कलर का फ्लेम दिखता है। उसके बाद यहाँ पे एक ये एक तरह का पुली होती है, या फिर पंप होता है, ठीक है, हैंडल होता है, उससे क्या करते हैं, इसको पंप करते हैं, इसमें हवा भरते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हवा भरते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे फ्लेम, क्योंकि ये वो अमाउंट ऑफ एयर की वजह से जब उसको पंप करते हैं, तो धीरे धीरे फ्लेम जो होती है वो ब्लू, हालांकि ये मॉडर्न वाला है,
मॉडर्न गैस स्टोव है, मैंने सिर्फ इसलिए दिखाने कि ये ब्लू फ्लेम, ये जो आपका ब्लू फ्लेम है ऐसा दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन होगा भाई, जो केरोसिन स्टोव है शुरू में येलो फ्लेम से जलता है, उसके बाद जैसे ही उसको एयर पंप करते हैं तो फिर वो ब्लू फ्लेम से क्यों जलने लगता है। ये देखो ब्लू फ्लेम से जल रहा है। ठीक है, जब एयर पंप करने के बाद ब्लू फ्लेम से क्यों, तो उसका आंसर ये है कि जब शुरू में जलाते हैं तो उसको जो एयर चाहिए कंबशन के लिए वो इनसफिशिएंट मिलती है, इस वजह से क्या हो रहा है कि वो येलो फ्लेम में प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन जब हम एयर पंप करते हैं, ठीक है, तो अब एयर पंप करने की वजह से हम उसमें एयर भरते हैं, जिसकी वजह से वो सफिशिएंट ऑक्सीजन उसको अब मिल रहा है। तो जब सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है तो कैसा कंबशन होगा, इन कंप्लीट कंबशन। और जब कंप्लीट कंबशन होगा तो फिर क्या होगा कि आपको किस कलर की फ्लेम मिलती है, ब्लू फ्लेम। तो अगर कोई क्वेश्चन करे कि केरोसिन स्टोव में येलो या फिर बर्नर में येलो फ्लेम क्यों मिल रही है, आपका आंसर होगा इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। और ब्लू फ्लेम क्यों मिल रही है, बिकॉज ऑफ द कंप्लीट कंबशन। अब यही स्टोव है, खाना बनाते बनाते क्या होता है, जैसे ये सिचुएशन, अब यहां पे येलो और ब्लू मिक्स दिख रही है, क्यों बेटा, क्योंकि जब ये जो बर्नर्स के ऊपर आपने देखा होगा यहां पे होल्स होते हैं जिसमें से गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ऐसे ही इस पे भी होल्स होते हैं। तो जब इसमें जो होल्स हैं बेसिकली, जब वो होल्स ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कुछ होल्स ब्लॉक हो गए, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ठीक है, होल्स क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। तो ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि अब जो सप्लाई है, अब जो सप्लाई है बेसिकली, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है येलो और ब्लू मिक्स दिख रहा है, क्यों, क्योंकि जिस रीजन में उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जा रहा है वो ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, और जिस कलर में जिस रीजन में उसको ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट नहीं मिल रही है तो वहां पे आपको येलो कलर का फ्लेम दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें ब्लू फ्लेम की और इसकी बात करें येलो फ्लेम की, तो क्यों हमें ब्लू फ्लेम चाहिए, क्यों हमें ब्लू फ्लेम चाहिए, तो अभी हमने देखा कैंडल फ्लेम में ब्लू फ्लेम ज्यादा हॉट होती है। ठीक है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, इट इज हॉटर देन येलो फ्लेम। ठीक है, और दूसरा, येलो फ्लेम जो होता है अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या होगा, पॉल्यूटेंट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा येलो फ्लेम, क्योंकि जब येलो फ्लेम होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स भी होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब चूल्हे पे जब खाना पकाया जाता है लकड़ी पे, तो जो बर्तन होते हैं वो नीचे से काले पड़ जाते हैं। ये काले क्यों हो जाते हैं, इसको सूट कहते हैं। सूट मतलब अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि जो लकड़ी पे खाना बन रहा है तो वहां इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो जाके बर्तन पे चिपक जाते हैं और वो काले यानी कि ब्लैक सूट प्रोड्यूस करते हैं। तो येलो जो ब्लू फ्लेम होती है बेसिकली कंप्लीट कंबशन होने की वजह से क्लीन जो है वो फ्यूल होगा, और जो पॉल्यूटेंट होगा दैट विल बी लिटिल और दैट विल बी जीरो। क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, अगर लिमिटेड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो उसको पॉल्यूटेंट नहीं कहते। ठीक है, तो येलो फ्लेम क्या करता है, पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, ब्लू फ्लेम रिक्वायर्ड होती है। नहीं तो येलो फ्लेम पे भी खाना पक सकता है लेकिन कार्बन पार्टिकल सूट प्रोड्यूस करेगा ये। और ये ब्लू फ्लेम में कंप्लीट कंबशन होने की वजह से देयर विल बी नो कार्बन पार्टिकल्स, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, और black soot that will be deposited on the utensils। तो आप पॉइंट समझ में आ गई, केरोसिन स्टोव में ब्लू फ्लेम कब निकलती है और येलो फ्लेम कब निकलती है, इसमें कोई कंफ्यूजन। ठीक है, इसीलिए आप जब घर पे जाओगे ना तो देखोगे कभी कभी क्या होता है कि आप देखोगे कि जैसे जब गंदा हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है या कम एयर निकलती है, तो फिर जो गैस रिलीज हो रही है तो यहीं पे बर्नर आपको कहीं येलो दिखाई देगा, कहीं ब्लू दिखाई देगा, और कभी कभी 100% ब्लू दिखाई देता है। जब येलो दिखाई दे रहा है, जहां जहां येलो दिखाई दे रहा है तो आप फौरन समझ जाना वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड दैट इज
फ्यूल्स। ठीक है, दैट इज फ्यूल्स। इसको समझने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब हमें खाना पकाना होता है, या फिर हमें गाड़ी चलानी होती है, या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है, तो आपने कुछ चीजों को देखा होगा फ्यूल की तरह यूज होते हुए, पेट्रोल, डीजल, कोल, वुड, गोबर गैस, ठीक है, गोबर, काउडंग केक्स, ये आमतौर से यूज होते रहता है। ठीक है, कहीं देखा है कि भाई खाना पक रहा हो और पेपर यूज कर रहे हो? हालांकि पेपर भी कंबस्टिबल जल सकता है। कहीं देखा है पेपर को यूज कर रहे हैं, पेपर जलाते जा रहे हैं और उससे खाना पका रहे हैं? हालांकि पेपर जल सकता है, यानी लकड़ी के बजाय आपने देखा होगा लकड़ी, हाँ, पहले आग थोड़ी फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए पेपर का यूज कर सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन पकाते खाना लकड़ी पे ही है। क्यों भाई? कहीं देखा है पेपर इकट्ठा कर रहे हो पूरे मोहल्ले से और फिर जला रहे हो और उस पर खाना बना रहे हो? देखा है कहां पे? बताओ, माइक्रोफोन ऑन करो। मैं भी देखना सुनना चाहता हूं, कहां पे देखा है बताओ। हाँ, खाना नहीं बनाते हैं, हाँ, अब पॉइंट हुआ, खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है, लेकिन पेपर जलाते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया पेपर जल सकता है, लेकिन फ्यूल की तरह यूज नहीं कर रहे। वुड भी जल सकता है लेकिन इसको यानी फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं, और पेपर भी जल सकता है लेकिन इसको फ्यूल की तरह यूज नहीं करते। इसका मतलब हर वो चीज जले, जरूरी नहीं कि फ्यूल हो। तो फ्यूल बेसिकली किसको कहते हैं? वो सब्सटेंस या मटेरियल जो जल सकता हो, बर्न कर सकता हो, और जब जले तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करे, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करे, यानी कम में ज्यादा। इसीलिए अगर पेपर पे खाना आपको बनाना पड़ेगा तो आपको, अगर मान लीजिए आपको लकड़ी के टुकड़े 3 या 4 लंबी लकड़ी के यूज करने पड़े, तो हो सकता है पेपर यूज करने पे, खाना बनाने पे आपको क्या करना पड़े, शायद हो सकता है 10-15 किताबें जलानी पड़े तब जाके खाना बन पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लकड़ी भी जल सकती है, पेपर भी जल सकता है, लेकिन पेपर को फ्यूल की तरह नहीं यूज कर रहे, वुड को फ्यूल की तरह यूज कर रहे। क्यों? क्योंकि थोड़ी लकड़ी आप जलाओगे तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा पेपर के मुकाबले। ठीक है, तो फ्यूल किसको कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस which on burning which on burning produces which on burning produces a large amount of heat and light is called fuel. It's called fuel. इसका मतलब हर जलने वाली चीज फ्यूल नहीं होती, लेकिन फ्यूल जलेगा जरूर। लेकिन ये नहीं कि कोई भी चीज जले तो हम उसको फ्यूल की तरह यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, प्लास्टिक के देखा, पॉलीथीन, पॉलीथीन को यूज किया जाता है खाना बनाने में, या फिर जो है वो बड़ी बड़ी भट्टियों में से पॉलीथीन जलाई जा रही है। कहीं देखा है? या रेल है, उसमें कोल यूज करते हैं, कोल इंजन जो होते हैं, तो उसमें देखा कभी पेपर और प्लास्टिक जला रहे और ट्रेन चल रही है? ऐसा कभी देखा है? हालांकि प्लास्टिक जल सकती है ना, पॉलीथीन जल सकती है। आप पॉलीथीन करते हो तो सबसे पहले मेल्ट करती है और उसके बाद बर्न करती है।
यही होता है। तो जब ये जल सकती है, लेकिन पॉलिथीन फ्यूल क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो जलती है तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो हमें ज्यादा पॉलिथीन जलानी पड़ेगी। तो हमें ऐसी चीज चाहिए कि हम थोड़ा जलाएं, यानी बर्न करें कंबस्टेबल सब्सटेंस, तो थोड़ा जलाएं और ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करें। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? फ्यूल कहते हैं। अब हम फ्यूल की बात करें तो यू हैव सॉलिड फ्यूल्स। अगर कैटेगरी की बात करें, सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, और गैशियस फ्यूल्स होते हैं। सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड, जैसे हम सॉलिड की बात करें, जैसे कोल हो गया, कोक हो गया, वुड हो गया, चारकोल हो गया, एनिमल डंग केक्स, एनिमल डंग केक्स, जो गोबर के उपले होते हैं, ठीक है, ये सब। लिक्विड में हम बात करें तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये जनरली यूज होता है, ठीक है। अगर गैसेस की बात करें तो नेचुरल गैस हो गया, जो कि कंप्रेस करके यूज करते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी के फॉर्म में। पेट्रोलियम गैस होगी, जो कि हम कंप्रेस करके लिक्विफाई करके उसको यूज करते हैं, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हालांकि गैसियस ही फ्यूल है, लेकिन जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, आप 9th में पढ़ोगे, जब गैस कंप्रेस कर दी जाएगी, दबाई जाएगी, तो वो लिक्विड में चेंज होती है। कैसे? उसके कॉन्सेप्ट को हम 9th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलपीजी हो गई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी बार बार पढ़ा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गोबर गैस हो गई आपकी, जिसको बायोगैस कहते हैं, गोबर से प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, गोबर गैस, जिसको हम क्या कहते हैं? बायो गैस हो गया। कोल गैस हो गया, वाटर गैस, ये हमने पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में, कि कोक से क्या क्या प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसमें हमने वाटर गैस देखा था, CO+H2, और प्रोड्यूसर गैस देखा था, CO+N2। तो ये सब क्या है? गैसियस फ्यूल है। प्रोड्यूसर गैस, एनसीएनजी, हमने ये सारी चीजें स्टडी की गई। तो 3 तरह के फ्यूल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब बात करते हैं आगे आइडियल फ्यूल की। आइडियल फ्यूल, देखो आइडियल किसको कहते हैं? आइडियल कहते हैं कि जो अपने नॉर्म्स में, अपने कैरेक्टरिस्टिक में एकदम फॉलो करने लायक हो, ठीक है। जैसे हर फील्ड का एक आइडियल होता है, हर किसी का अपने जिंदगी में एक आइडियल होता है, जो उसके लिए आइडियल होता है और उसको वो फॉलो करता है। तो आइडियल मतलब, आइडियल फ्यूल का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जितने भी फ्यूल हमने डिस्कस किए, तो ये फ्यूल कुछ ना कुछ जो है, इसमें से ज्यादातर फ्यूल नुकसान पहुंचाते हैं, गंदगी प्रोड्यूस करते हैं, सारी चीजें। तो ऐसा फ्यूल जो है, जो यूज किया जाए और वो नुकसान कम, यानी कि पॉल्यूटेंट्स एंड ऑल एवरीथिंग वो कम प्रोड्यूस करे और हमारी जरूरत को पूरा कर दे, तो ऐसे फ्यूल हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहे, क्या होगा? आइडियल। यानी सारे फ्यूल्स में सबसे अच्छा फ्यूल, तो हम आइडियल फ्यूल कहेंगे। तो आइडियल फ्यूल बोलने के लिए उस फ्यूल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जैसे एक आइडियल स्टूडेंट क्या है भाई? अच्छे से लेक्चर को सुने, क्वेश्चंस पुट अप करे, रिवीजन करे, टाइम पे टेस्ट दे, समझ रहे हैं, अपनी डेली लाइफ रूटीन को भी पूरा करे, समझ रहे हैं, उसके बाद जो है वो अच्छे से बड़ों को रेस्पेक्ट दे, छोटों की बात सुने, टीचर्स को रेस्पेक्ट दे। मतलब ये एक आइडियल स्टूडेंट कहलाएगा कि हाँ, स्टूडेंट एक ऐसा होता है, ठीक है। शरारत कर सकता है, ये नहीं, शरारत बदतमीजी में नहीं आती, लेकिन शरारत क्या होती है? दैट इज जो ऐसी हो जिससे उसको फायदा पहुंचे, जिसका उसका एक आउटकम मिले, ठीक है। उसको खुद उसकी उसकी खुद ग्रोथ हो उस शरारत में। इसीलिए शरारत मेरे नजर में निगेटिव नहीं है। मतलब एक होती है बदतमीजी, एक होती है शरारत। तो शरारत तो बच्चे करते हैं, लेकिन ऐसी शरारत जिससे उनको नुकसान ना हो, जिसमें उनकी अपनी ग्रोथ हो रही हो। जैसे कोई एक बच्चा है, आप छुरी लेके पूरे में टहले दौड़े, शरारत में, हंसी में, मजाक में, छोटा सा बच्चा है, 5 साल का, 4 साल का, तो ऑब्वियसली वो शरारत कर रहा है, लेकिन वो शरारत उसके लिए नुकसानदेह है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं हम मेरी जिम्मेदारी बनेगी उससे बचाएं, ठीक है। लेकिन ऐसी शरारत कर रहा है, जैसे अब वो उसने पेपर उठाया, उस पे उसने कुछ बनाना शुरू कर दिया,
तो क्या हो रहा है कि उसका कुछ क्रिएटिविटी वहां पे दिख रही है, जिससे उसको नुकसान नहीं हो रहा, फायदा ही होगा, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो जो आइडियल फ्यूल होते हैं उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक जिस फ्यूल में मिलेगी वो फ्यूल आइडियल है। जैसे नेचुरल गैस एक आइडियल फ्यूल है, एलपीजी एक आइडियल फ्यूल है, बायोगैस एक आइडियल फ्यूल है। ठीक है, जैसे हम एलपीजी की बात करें, बायोगैस की बात करें, अगर हम सीएनजी की बात करें, ये सब क्या है, आइडियल फ्यूल है। क्यों? पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि वो कैसे होने चाहिए, चीप यानी सस्ते होने चाहिए, एंड इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए। ये नहीं कि उनको हासिल करने के लिए एक बार यूज कर लिया, अब दोबारा हासिल करने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ा है, नहीं। सस्ते होने चाहिए और आसानी से सबको अवेलेबल हो जाए। बर्न एट मॉडरेट रेट, यानी कि मॉडरेट ना, ऐसा ना हो कि जब जले तो बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करे, हीट और लाइट, या जब जले तो बहुत ज्यादा, इतना कि पूरा जो है ब्लास्ट कर जाए, ऐसा भी नहीं है। मतलब कि मॉडरेट रेट पे बर्न करे, ताकि आप उससे रेगुलेट कर सको। जैसे एलपीजी होते हैं ना, आप उसे रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आप लकड़ी जलाओ तो क्या लकड़ी जलाने में आप उससे रेगुलेट कर पाते हो? नहीं। ठीक है, अगर आपको कम ज्यादा करना हो तो क्या होता है, एक तो धुआं निकल रहा है, खास भी रहे, लकड़ी कम कर रहे हैं तब जाके आंच कम हो रही है, लकड़ी को बढ़ा रहे हैं तब जाके आंच बढ़ रही है, मतलब एक दिक्कत, समझ रहे? और अगर खत्म भी हो गए तो फिर जा रहे हैं पेड़ काटने के लिए, मींस इट इज नॉट इजीली अवेलेबल, नॉट इट बर्न्स एट अ मॉडरेट रेट। ठीक है, इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस, इट शुड नॉट, जब जले तो वो पॉइजनस गैस प्रोड्यूस ना करे। इसीलिए एलपीजी जब बर्न करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। बायोगैस जब बर्न करता है क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। सीएनजी जब बर्न करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वाटर नुकसानदेह है ही नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड कंटेंट अगर है, लिमिटेड अमाउंट है, तो ये भी नुकसानदेह नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉल्यूटेंट, लेकिन हाँ, नॉर्मल लेवल से जब वो ज्यादा बढ़ जाएगा तब वो पॉल्यूटेंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस। ठीक है, कोई पॉइजनस गैस, या फिर और, एंड इरिटेटिंग फ्यूम्स, जैसे कि होता है ना, मैंने अभी एग्जांपल दिया, लकड़ी जला रहे, खाना बना रहे, खास भी रहे एकदम, आंखों से पानी भी निकल रहा है, गले में फंस रहा है, कार्बन पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं, और खतरा भी है, मींस इरिटेटिंग फ्यूम्स नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, इट शुड लीव नो रेजिड्यू, इट शुड लीव नो रेजिड्यू, यानी कि जलने के बाद वो वहां कुछ ना छोड़े। जैसे होता है ना, लकड़ी जलाते हैं तो क्या होता है, ऐश। देखिए, ये सारी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, तभी वो आइडियल फ्यूल है। इट शुड नॉट प्रोड्यूस रेजिड्यू, जैसे राख, तो आप लकड़ी जलाते हो तो राख मिलती है, कोल जलाते हो तो राख मिलती है, इसका मतलब जलने के बाद एक गंदगी होगी। तो इट शुड नॉट, इट शुड लीव नो रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग। ठीक है, नाउ इट प्रोड्यूसेस large amount of heat, produces large amount of heat per unit mass। ठीक है, यानी आप जब जलाओ तो ज्यादा हीट निकले। ठीक है, तभी तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मॉडरेट रेट की बात हो रही है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अब क्रैकर्स होते हैं, पटाखे। अब पटाखे जब जलाते हो तो एक तो साउंड होता ही है, लेकिन हीट भी निकलती है। जैसे अनार जब आप जलाते हो तो क्या होता है, हीट निकलती है ना। तो आप क्यों नहीं अनार को रख देते हो नीचे और बर्तन ऊपर, हीट जब प्रोड्यूस होगी खाना बन के तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ हीट जो निकल रही है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए निकल रही है, फिर फुस खत्म। तो इसी वजह से ये, इसको फ्यूल जल तो रहा है लेकिन फ्यूल की तरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आइडियल फ्यूल तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोई भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं मिल रही है। ठीक है, आइडियल फ्यूल की जो होनी चाहिए। तो इसका मतलब जब आप जलाएं तो थोड़ा अमाउंट चाहिए, चाहे मतलब आपको चाहिए क्या करने के लिए, आपको उसको बर्न करने के लिए, ताकि आपको हीट मिल सके और आप उसको यूज कर सके। इट शुड बी सेफ एंड कन्वीनियंट, इट शुड बी सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज। ठीक है, और इसका जो, अब देखो मेन पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर, जो इग्निशन टेम्परेचर उसका हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी अबव रूम टेम्परेचर। देखो रूम टेम्परेचर क्या कहते हैं, जो हमारा रेगुलर वे में जहां हम रहते हैं, तो उसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो मस्ट बी अबव, यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर अबव रूम टेम्परेचर होना चाहिए।
अगर इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर क्या टेम्परेचर होता है, सबसे मिनिमम टेम्परेचर जिसपे आग पकड़ ले। तो अगर रूम टेम्परेचर मान लो 27 या इस वक्त मान लो 37 या 40 डिग्री सेल्सियस है, और जो फ्यूल है उसका इग्निशन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तब तो जैसे ही रूम में लाओगे आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि रूम का टेम्परेचर पहले से ही 40 है और इसका इग्निशन यानी इस टेम्परेचर पे आग पकड़ लेगी। तो ये टेम्परेचर तो ज्यादा है, तो इसमें तो आग पकड़ लेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि वो फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, जो भी रूम टेम्परेचर है उससे ज्यादा होना चाहिए, ताकि आग ना पकड़े। समझ गए? तो इग्निशन टेम्परेचर आइडियल फ्यूल का ज्यादा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके, चलिए, तो आज इतना ही। कल अब मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को आगे बढ़ाएंगे, कुछ एक्सरसाइजेस उनको सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद जो टर्न आएगा उसमें हम इस चैप्टर को कवर अप करेंगे। तो आज क्विज के लिए और वीडियो असाइनमेंट के लिए रेडी रहिएगा। असाइनमेंट लेक्चर अपलोड हो तो फौरन उसको देखें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कोशिश करें कि क्विज में आप अच्छा स्कोर करें, यानी कि 60% आपका कल का स्कोर था, बुरा नहीं था, अच्छा था, लेकिन आप 70, 80, 90% तक पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है? तो आज इतना ही। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।